हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता देवी रसोई में बर्तन धो रही होती है। तभी उसकी छोटी बेटी सारिका कॉफी पीकर कप को धोने के लिए उसकी ओर सरका कर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय उसकी दूसरी बेटी अविका किचन में आकर कहती है, माँ, फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है ठंडे पानी की। अभी गर्मी में भी इस घर में ठंडा पानी नहीं मिलेगा क्या? अरे तू सुना किसको रही है? पानी भर कर रखेगी तभी तो ठंडा होगा ना। और तू ये झूठा गप सरका के कहाँ चल दी? कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, तैयार होने जा रही हूँ। सुनीता कुछ कहने जा ही रही होती है कि तभी उसकी बड़ी बेटी अनाया और तीसरी बेटी रितिका वहाँ आती है और एक साथ बोलती है, माँ नाश्ता नहीं बना क्या अभी तक? माँ अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, समय से खाना तो दे दिया करो। और नहीं तो क्या, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। टाइम से कोई काम ही नहीं होता इस घर में। एक काम करो, तुम चारों मिलकर मुझे ही खा जाओ। अरे तुम चार बेटियों के होने के बाद भी मुझे रसोई में बर्तन घिसने पड़ रहे हैं। तुम्हारे अलावा एक बेटा भी है मेरा। अरे सारे काम खुद करता है, कभी मुझसे अपने काम नहीं करवाए उसने। और तुम चार को तो पता नहीं कौन सी राजकुमारियों वाले ठाठ लगे हुए हैं। आप तो हमेशा भैया की ही तारीफ करती हो। एक वही तो आपकी औलाद है, हम चारों तो जैसे सड़क से उठा कर लाई हो। सारिका ऐसे बात करते हैं माँ से? लाओ माँ, मैं धो देती हूँ बर्तन। जब काम कर रही है तो पहले नाश्ता बना दे। हाँ, और फ्रिज में पानी भी भर कर रख देना। रहने दे रितिका, तू जाकर पढ़, वरना तेरी ये बहनें तुझे फेल करवा कर छोड़ेंगी। लगता है इस घर में बहू आने पर ही मुझे काम से छुटकारा मिलेगा। सुनीता देवी की 4 बेटियां थी। चारों ही बहुत सुंदर और गोरी थी और इन चारों का बड़ा भाई था विकास, जिस पर सुनीता देवी को अपनी 4 बेटियों से बढ़कर नाज था और तलाश थी उसके लिए एक सुंदर और संस्कारी लड़की की, जिसके लिए उसने रिश्ते देखना भी चालू कर दिया था। पर विकास की नजर में तो भाविका नाम की एक शांत स्वभाव की लड़की बसी थी जो काली थी, लेकिन विकास उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन दोनों कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अपनी दोस्त के साथ आई रितिका की नजर अपने भाई पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर बोलती है, भाई आप यहाँ ऑफिस नहीं गए? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मेरा एग्जाम सेंटर यहीं पड़ा है। वैसे भैया ये आपकी कलीग है क्या? तुम रितिका हो ना? हाँ, आप मुझे कैसे जानती हैं? भैया मेरे बारे में भी बात करते हैं क्या? अरे तू घर पहुँच, पढ़ाई नहीं करनी? अरे भैया भगा क्यों रहे हो? कहीं ये भैया की गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं यार, इतनी काली लड़की भैया को कैसे पसंद आएगी? जल्द मिलते हैं, बाय। इतना कहकर भाविका वहाँ से जाने लगती है और विकास भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रितिका हैरानी से दोनों को देखती है। समय बीतता है। यहाँ सुनीता देवी विकास के लिए सुंदर लड़कियों की फोटो देख रही थी, तो वहीं दरवाजे से विशाल शादी के जोड़े में भाविका के साथ अंदर आ रहा होता है। भाविका जैसी काली लड़की को देखकर सुनीता देवी हैरान रह जाती है। तभी उसकी चारों बहनें भी वहाँ आती है। माँ, ये भाविका है, हम दोनों ने शादी कर ली। अब से ये आपकी बहू और तुम चारों की भाभी है। तेरा दिमाग फिर गया क्या? नशा वशा चालू कर दिया है क्या तूने? ये क्या बकवास कर रहा है? माँ, बकवास नहीं, सच कह रहे हैं भैया। तभी तो देखो, दोनों शादी के जोड़े में आपके सामने खड़े हैं। तभी उस दिन कैफे में तुमने मुझसे कहा था कि जल्द मिलते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत हैरान हैं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि हमें शादी करनी पड़े। चुप कर कलूटी, मुझे नहीं जानना कुछ भी। और तू नालायक, इस काली के लिए गोरी और सुंदर लड़कियों के रिश्ते मना कर रहा था। हाँ भैया, हम 4 गोरी नंदों की काली भाभी, मतलब हमारी भाभी तो हमसे भी गोरी होनी चाहिए थी ना। मुझसे तो इनकी शकल भी देखी नहीं जा रही है। तुम चारों अपना मुंह बंद रखो और खबरदार जो भाविका के बारे में कुछ भी कहा तो अब वो इस घर की बहू और तुम्हारी भाभी है। माँ, जिंदगी भर आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन भाविका से शादी करके मैं खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी खुशी से आपको भी खुशी होगी। इतना कहकर विकास भाविका के साथ अंदर चला जाता है। सुनीता देवी के तो मानो सारे अरमानों पर पानी सा फिर जाता है। तो वहीं चारों नंदे अपनी काली भाभी को देखकर हैरान होती हैं। समय बीतता है। चारों गोरी नंदे अपनी काली भाभी को नीचा दिखाना शुरू कर देती हैं। एक दिन अविका रंगीन से कपड़े पहनकर कहीं जा रही होती है। तभी अपनी माँ से वो बोलती है, माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? सतरंगी कबूतरी लग रही है। क्या पहना है ये? हाँ विका,
तुम पर ये कलर सूट नहीं कर रहा, कुछ और पहन लो। रहने दो भाभी, गोरे लोगों पर तो हर कलर सूट करता है, और मेरी छोड़ो, आपके काले रंग पर तो इतना प्यारा नीला कलर भी भद्दा सा दिख रहा है। ओहो दी, आप भी क्या सुबह सुबह इस कर लो। मेरा मतलब है भाभी से बात कर रही हो। चलो लेट हो रहा है। तभी दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। भाविका फिर भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैंने किचन का सारा काम खत्म कर दिया है। आप बताइए दोपहर के खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्यों पूछ रही है? जो जी में आए बना। तू क्या मुझसे पूछकर इस घर में बहू बनकर आई थी ना? नहीं ना? तो अब क्यों बात बात पर सासू माँ करती है? देख कलोटी, मुझे ना तेरी शक्ल नहीं भाती, इसलिए तू जाकर अपना काम कर। अपने काले रंग को लेकर अपनी सास और अपनी 4 नंदों की बुरी बर्ताव के कारण भाविका को बुरा तो लगता था, लेकिन वो कहते भी तो क्या, इसीलिए बस सभी को खुश रखने की कोशिश किया करती। एक दिन अनाया मेकअप कर रही होती है, तभी भाविका वहाँ सफाई करने आती है। क्या है यार, मेकअप के चलते मेरा कितना टाइम खराब हो जाता है। उफ। वैसे अनाया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेकअप करने की जरूरत है। तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। जानती हूँ भाभी, मैं तो बस थोड़ा बहुत टचअप कर लेती हूँ। वैसे आपको तो बाहर जाने के लिए बहुत मेकअप लगाना पड़ता होगा ना, तब जाकर आपका काला रंग सांवला होता होगा। मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, जाते हुए लेती जाना। ओह थैंक यू। अनाया, ओ अनाया, सुन तो जरा, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा ये बाम तो लगा दे। माँ, मेरे पास फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है, अपनी कलूटी बहू से सेवा करवा लो। सासू माँ, मैं लगा देती हूँ, वैसे भी अनाया को देरी हो रही है। तभी अनाया वहाँ से चली जाती है और भाविका सफाई छोड़कर सुनीता को बाम लगाती है। समय बीतता है। भाविका की 4 ननद उसे काले रंग के लिए उसकी सास से भी ज्यादा गुस्सा करती थी, लेकिन भाविका फिर भी उन 4 पर कभी गुस्सा नहीं करती और साथ ही उनकी सब फरमाइशों को पूरा करती। एक रात जब खाना खाकर सब सो जाते हैं, तभी पानी पीने के लिए सुनीता किचन में आती है तो दिखती है कि भाविका देर रात तक सफाई कर रही है। अभी तक जगी हुई है ये बेचारी तो सारा दिन काम करती है, कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करती। भले ही रूप काला है इसका, पर दिल बहुत साफ है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नाश्ते के समय सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी खाने को देखकर सारिका कहती है, ये दाल जल गई है क्या? इतनी काली क्यों नजर आ रही है? अरे वो जलने से काली नहीं है, बल्कि काली दाल बनाई है। बताओ, जैसी शक्ल वैसी दाल। अभी काली दाल कौन खाता है? किस तरह से बात कर रही हो ये तुम? बड़ी है भाविका तुमसे। सच कड़वा होता है भैया, बस बहुत हो गया। मैंने कभी तुम लोगों को जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता। क्या बात है, हमारी कलूटी भाभी को भी गुस्सा आ रहा है। चुप करो निकम्मियों, तुम गोरी हो तो कौन सा हूर की परियां हो गई? गुस्सा नहीं आएगा तो क्या करे? अरे इतना तो कोई बहू अपनी सास के ताने नहीं सुनती जितना तुम 4 ननद होकर अपनी भाभी को सुनाती हो। अरे मेरी दिल से सेवा करती है, तुम सबकी हर फरमाइश पूरी करने में कभी उफ तक नहीं की इस बेचारी ने। लेकिन तुम 4 को बस इसका काला रंग ही नजर आता है, कभी अच्छे से बात करने की भी जरूरत नहीं समझी तुम 4 ने। रहने दे बेटा, जब 4 अपने ससुराल जाएंगी ना, तब पता चलेगा कि एक काली भाभी के राज में कितने सुकून से रहती थी। अपनी माँ की बातों से 4 की 4 शर्मिंदा हो जाती हैं और अपने बर्ताव के लिए अपनी भाभी से माफी मांगती हैं। संगीता को सजने संवरने का बड़ा शौक था। उसकी सूरत और सीरत दोनों ही साफ थी, बस अगर कोई कमी थी तो वो थी उसकी मोटी नाक। संगीता की नाक बहुत मोटी थी, जिस वजह से संगीता घर से बाहर जाने में भी शर्म महसूस किया करती थी। ऐसे ही एक दिन संगीता की माँ नीलम उससे बोलती है, अरे बेटी, तू कहीं बाहर नहीं जाती, किसी से नहीं मिलती, बस जब देखो अकेली रहती है। बेटा जिंदगी ऐसे नहीं चलती, बाहर जा और दोस्त बना। माँ, मेरी नाक कितनी मोटी है, मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं। लोगों की हंसी पर जाएगी तो जी नहीं पाएगी। जा बाजार से शाम के लिए सब्जियाँ ले आ। नीलम के जिद करने पर संगीता बाहर सब्जी लेने के लिए चली जाती है। सब्जियां लेकर वो जैसे ही अपने घर लौट रही होती है, तभी सामने से आते हुए पीयूष नाम के लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है। तो पीयूष बोलता है,
देख कर नहीं चल सकती क्या? मुझसे टकराए तुम हो और डांट भी मुझे ही रहे हो। कितने बदतमीज हो तुम। भगवान ने तुम्हें शक्ल तो अच्छी नहीं दी, कम से कम बोलने की तमीज तो दे देते। कितनी बदतमीज हो तुम, हटो मेरे सामने से। आई बड़ी पकोड़े जैसी नाक वाली। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और संगीता उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। जिसके बाद वो सब्जी लेकर वापस घर लौटती है और अपनी माँ से कहती है, लो माँ, ले आई मैं सब्जी, पर अब मुझे फिर से कभी सब्जी लाने को मत कहना। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो तूने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? चुपचाप सुनकर क्यों आ गई? अब मैं किस किस का मुंह बंद करवाऊंगी। काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती। बेटा ऐसे नहीं कहते, देखियो तेरे लिए भी कोई ना कोई परफेक्ट मैच बना ही होगा। नहीं माँ, मुझे कभी कोई नहीं मिलेगा। मैं हमेशा ऐसे ही अकेली रह जाऊंगी। हर किसी को बस मेरी मोटी नाक ही दिखाई देती है, मेरे गुण तो कोई देखता ही नहीं है। इतना कहकर संगीता अपने कमरे में जाकर वहाँ फूट फूट कर रोते हुए खुद से कहती है, भगवान, मैं ये नहीं कहती कि मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो, पर कम से कम एक अच्छी नाक तो दे देते। भगवान, ये सब तूने मेरे साथ ही क्यों किया? आखिर क्या कसूर था मेरा? संगीता रोते रोते ही सो जाती है। जिसके बाद अगले सुबह उसकी माँ उसे जगाकर बोलती है, उठ नीलम, सुबह हो गई, नाश्ता कर ले और जल्दी से तैयार हो जा। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सोने दो माँ, तुम भी जानती हो वो लड़का मुझे देख के मना ही कर देगा, जैसे अब तक 25 लड़कों ने किया है। बेटा ऐसे हिम्मत नहीं हारते, तू बच्ची नहीं है, क्या पता आज तेरी किस्मत बदल जाए और ये लड़का तुझे पसंद कर ले। संगीता नीलम की बात मानकर जल्दी से तैयार हो जाती है और लड़के वाले उसके घर पहुंचते हैं। लेकिन लड़का जैसे ही संगीता को देखता है वो बोलता है, ये लड़की, मैं इससे कभी शादी नहीं करूँगा। एक तो ये लड़की बदतमीज है, ऊपर से उसकी नाक तो देखो, पकोड़े जैसी नाक है इसकी। बेटा तुमको कोई हक नहीं है मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने का। वो जैसी भी है दिल की बहुत अच्छी है और कभी किसी का दिल नहीं दुखाती तुम्हारी तरह। संगीता पीयूष की बातें सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद पीयूष भी अपने घर लौट आता है, लेकिन पीयूष को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद अगले दिन वो संगीता के घर जाकर उससे बोलता है, संगीता देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरी गलती है, पर मैं तुम्हें अपना हमसफर नहीं बना सकता। इट्स ओके, अब मैं मोटी नाक की हूँ तो हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं बोला, बस सच को सच बोला और ये कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो माँ को मना ही किया था कि मेरे लिए लड़का मत देखो, ये तो उनकी ही जिद थी। कोई बात नहीं संगीता, तुम्हें कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा। हर किसी के लिए उसका परफेक्ट मैच जरूर बनता है, पर हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और सॉरी, मुझे माफ कर दो मैंने जो किया। पागल से, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। संगीता और पीयूष रोजाना एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद वो कभी कभी मिलते भी हैं और साथ में समय बिताते हैं। एक दिन संगीता के मन में ऑनलाइन डेटिंग का ख्याल आता है और वो अपने मोबाइल पर अपने लिए एक डेट ढूंढने लगती है कि तभी उसका मैच किशोर से होता है और वो उसे मैसेज करती है। जिसके बाद वो दोनों घंटों बातें करते, लेकिन एक दूसरे को कभी भी अपनी पिक नहीं दिखाते। संगीता अब पीयूष से बात कम करने लगती है और सारा समय किशोर को देना शुरू कर देती है। जिसके बाद कॉल पर भी वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और वहीं अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं कि तभी एक दिन संगीता किशोर को कॉल पर कहती है, किशोर, आज तक हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ। संगीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार देखो, अगर तुम्हें मेरी सूरत अच्छी लगे तो हम शादी कर लेंगे। संगीता, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, सूरत से नहीं। पर अगर तुमको मैं पसंद ना आया तो? ओहो किशोर, मैंने तुम्हें सीरत से चाहा है, सूरत से नहीं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। संगीता जिद करके किशोर को कॉल पर कहती है, देखो किशोर, मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे आज शाम को मिलने आओगे। संगीता प्लीज ऐसी जिद मत करो, शायद अभी हम दोनों इसके लिए तैयार नहीं हैं। बस कह दिया तो कह दिया, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। संगीता किशोर को एड्रेस सेंड कर देती है। जिसके बाद
वो मन में सोचती है। यार किशोर तुझे पहली बार मिलेगा, अगर तुझे देखकर भाग गया तो एक काम करती हूँ, मुंह पर घूंघट डालकर जाती हूँ। संगीता तैयार होकर मुंह पर घूंघट डालकर चली जाती है और किशोर का इंतजार करने लगती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसके मुंह पर बड़ा सा मस्सा होता है। वो आदमी उसके पास आकर उससे बोलता है, संगीता, ये मैं हूँ किशोर, कैसी हो तुम? तुम किशोर हो, पर तुम तो हाँ संगीता, ये मैं ही हूँ। पर तुमने कभी बताया क्यों नहीं? देखा, मुझे पता था जब तुम मुझे देखोगी तो देखते ही मना कर दोगी, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। इतना कहकर किशोर जाने के लिए पीछे पलट जाता है कि तभी संगीता के मोबाइल पर पीयूष का कॉल आता है। संगीता, तुम बात क्यों नहीं कर रही आजकल? ना मिलती हो ना फोन उठाती हो। सुनो, मुझे तुमसे ये कहना था कि आई लव यू, और ये बात मैंने तुमसे जुदा होकर ही जानी है। पीयूष की बातें सुनने के बाद संगीता किशोर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और पीयूष को कॉल पर कहती है, पीयूष, तुमने कहा था ना कि हर किसी के लिए उसका परफेक्ट मैच जरूर बना होता है। आज मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया और वो है मेरा किशोर। इतना कहकर संगीता कॉल कट कर देती है और अपने सर से चुन्नी हटाकर किशोर से कहती है, तुम जैसे हो मुझे कबूल हो, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? किशोर संगीता को गले लगा लेता है, जिसके बाद संगीता और किशोर खुशी खुशी अपनी परफेक्ट लाइफ को जीना शुरू करते हैं। अंजना की शादी के बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी सास सौतेली है और वो अंजना के पति प्रदीप को जरा भी प्यार नहीं करती। लेकिन फिर भी अंजना अपनी सास सुमित्रा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश किया करती। सुमित्रा प्रदीप के सामने तो अंजना को कुछ नहीं कहती, पर प्रदीप के काम पर निकल जाने के बाद अंजना को तंग किया करती। एक दिन सुमित्रा अंजना से कहती है, अरे बहू, एक बात तो बता, माना कि तेरा बाप कंगला था, बस 2 जोड़ी में तुझे विदा कर दिया। अरे कुछ दे नहीं सका तो कम से कम अपनी बेटी को संस्कार ही दे देता। सास कब से बैठी हुई है, ये नहीं कि एक कप चाय ही पूछ लूं। अभी लाई माँ जी। अंजना रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बना कर लाती है, जिसके बाद चाय का पहला घूंट पीते ही सुमित्रा गरम चाय अंजना पर गिरा देती है और कहती है, हे भगवान, नास पीटी करम जली, इतनी गरम चाय लेके आई है ताकि मेरी जीभ जल जाए और मैं तुझे कुछ बोल ना सकूं। मैं सब जानती हूँ अच्छे से। इतना होने पर भी अंजना कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने जख्मों पर दवाई लगाती है और शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। शाम को प्रदीप आता है और अंजना के हाथ की चोट देखकर उससे कहता है, अंजना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सुबह तो ठीक था। कुछ नहीं प्रदीप जी, चाय बनाते हुए हाथ पर चाय गिर गई। मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथों पर चाय कैसे गिरी है। मुझे अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रदीप को शक हो जाता है कि ये सब किया धरा उसकी सौतेली माँ सुमित्रा का है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहता और अंजना को बोलता है, ओहो, देखकर काम किया करो। लाओ मैं दवा लगा दूं। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। प्रदीप दवा लाता है और अंजना के जख्म पर दवा लगाने लगता है, जिसके बाद अंजना मन में सोचती है, प्रदीप जी कितने अच्छे हैं। अगर इनके साथ रहने के लिए मुझे ऐसे 1000 जख्म भी सहने पड़े तो मैं सह लूंगी। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम पर निकल जाता है और अंजना अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी सुमित्रा मन में सोचती है, मेरा पति तो मर गया और मेरी जान को ये सौतेला बेटा और बहू छोड़ गया। चलो बेटे से तो काम चला लूंगी कैसे भी, लेकिन इस बहू का क्या करूं? इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। सुमित्रा अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, बहू, आज ना पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाइयो। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलो। सुमित्रा चुपके से सारे घर के फर्श पर तेल डाल देती है ताकि अंजना फिसल कर गिर जाए, जिसके बाद अंजना जैसे ही पोछा लगाने लगती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन सुमित्रा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके ऐसे बैठ जाती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी शाम को प्रदीप आता है और अंजना फिर से उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन अंजना की चोट देखकर प्रदीप पूछता है, अंजना, क्या हुआ? ये सब निशान कैसे? कुछ नहीं, वो बस पोछा लगाते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अंजना, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? नहीं नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि तुम और माँ ना साथ बैठते हो ना बात करते हो। ये सब कहीं उन्होंने ही तो नहीं किया? प्रदीप जी, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं। भला माँ जी ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं, मुझे कुछ भी होता है तो आपका शक माँ जी पर ही क्यों जाता है। इतना कहकर अंजना सो जाती है और प्रदीप भी आराम करने लगता है। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम के लिए निकल जाता है और मन में सोचता है, क्यों ना आज मैं छुप कर देखूं कि रोज अंजना इतनी जख्मी कैसे होती है। आखिर आज मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। सुमित्रा प्रदीप के जाते ही मन में सोचती है, क्यों ना आज इस बहू नाम की बीमारी का काम ही तमाम कर दूं। बेटे को तो बाद में देख लूंगी, पहले इस बहू से छुटकारा पा जाऊं। इतना सोचकर सुमित्रा चूहे मारने की दवा लाती है और उसे अपने पल्लू में बांध लेती है और ये सब छुप कर खड़ा प्रदीप देख लेता है। जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू अंजना के पास जाती है और बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा सुन तो। हाँ माँ जी, कहिए ना। आप कहो तो आपके लिए चाय बना दूं। सही याद दिलाया बहू तूने। तू एक काम कर, आज तू जाके बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। क्या हो गया है माँ जी को? आज ये मुझे चाय पिलाएंगी? नहीं माँ जी, मैं खुद बना लूंगी। आप क्यों तकलीफ करती हो मेरे होते हुए? अरे बोला ना बहू, मैं बनाऊंगी, तू बैठ जा चुपचाप। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। अंजना बैठ जाती है और सुमित्रा चाय बनाने चली जाती है। जिसके बाद अंजना मन में सोचती है, जरा देखूं तो आज मेरी सास को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। सुमित्रा रसोई में चाय बनाती है और अंजना की चाय में जहर मिला देती है और ये सब होते हुए अंजना देख लेती है। जिसके बाद वो कुछ नहीं कहती और वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। सुमित्रा चाय लेकर आती है और अंजना को चाय देती है। इतने में ही घर की डोरबेल बजती है और अंजना दरवाजा खोलने चली जाती है। प्रदीप जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस आज काम कम था तो मैं जल्दी आ गया। अंजना और प्रदीप अंदर आते हैं और ड्राइंग रूम में सुमित्रा के बगल में बैठ जाते हैं। जिसके बाद अंजना कहती है, पता है आज माँ जी ने खुद मेरे लिए चाय बनाई। ये सुनकर प्रदीप को ये समझते देर नहीं लगती कि चाय में जहर है और जैसे ही अंजना चाय पीने वाली होती है प्रदीप उसे रोकते हुए कहता है, अंजना ये चाय मत पीना। अरे मेरी सास ने पहली बार मेरे लिए चाय बनाई है तो मैं क्यों ना पीऊं? क्योंकि मैंने देखा है माँ ने इसमें जहर मिलाया है। अगर तुमने ये चाय पी तो तुम मर जाओगी। हाँ मुझे पता है मैं मर जाऊंगी, फिर भी मुझे ये चाय पीनी है क्योंकि पहली बार माँ जी ने मुझे अपने हाथों से कुछ दिया है। क्या तुम जानती हो? हाँ, मैंने माँ को चाय में जहर मिलाते देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं इस चाय को पीने को तैयार हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी बात कर रही हो? मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी अगर मेरी मौत मेरी सास के हाथों हो, क्योंकि भले ही वो मुझे अपनी बेटी न माने, पर मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ वो मेरी माँ है। बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरी याद में इस आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा देना, ताकि मैं हमेशा इस आंगन की तुलसी बनकर इस घर में रह सकूं। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपने अंजना को मारने की कोशिश करी? देखिए, मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ इससे पहले भी आपने अंजना को कई बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। हाँ की है कोशिश, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, और इसी जलन में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपनी ही बहू की जान की दुश्मन बन गई। अंजना, सामान पैक करो, हम अभी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। सुमित्रा अंजना और प्रदीप के पैरों पर गिर जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ, आपने अंजना को तंग किया है, अगर आपको माफी मांगनी है तो अंजना से मांगिए, मुझसे नहीं। ठीक है माँ, मैं आपको माफ करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ बहू, बताओ ना। अगर आप मुझे एक कप चाय बनाकर पिलाएं, पर नॉर्मल, जहर वाली नहीं, और वादा करें कि आप मुझे रोज एक कप चाय बना के पिलाएंगी। ये सुनकर सुमित्रा अपने आंसू पोंछ लेती है और उसके बाद वो कभी भी प्रदीप या अंजना को तंग नहीं करती और उन्हें अपने सगों की तरह प्यार करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।